Okay, so hello, bachon. This is Abhishek sir from Moody Commerce Academy, and here we again with another one short revision video of chapter controlling. Controlling आपके बुक में chapter number 7 है. Directing के बाद आता है, and controlling is the part of management. It is the function of management. है ना? ओके, चलिए कंट्रोलिंग के बारे में जान लेते हैं. अगर कंट्रोलिंग के बारे में आपको पता चल जाए तो कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा. देखते हैं क्या होता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू चेक. ध्यान से, हाँ, कंट्रोलिंग के मीनिंग में गलती मत करना. कंट्रोलिंग मीन्स टू चेक वेदर द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट. बात समझ में आ रहा है? कंट्रोलिंग का क्या काम है? टू चेक वेदर द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट. जिस तरीके से हमने प्लान बनाया, जिस तरह जैसे आप स्टडी करते हो, है ना, तो स्टडी में आपने कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा, है ना, कि अब मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करना है, इतना टाइम देना है. तो वो उसको चेक करने का काम जो करते हो, कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है ना, अरे यार मैं तो ये टाइम पे पढ़ाई का शेड्यूल बनाया था, मैं नहीं पढ़ रहा हूं. तो वो जो कर रहे हो ना, वही चीज है कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग मीन्स टू चेक वेदर द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट. आई होप पॉइंट क्लियर है ना. आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक में. क्या आप यहां पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि मैंने यहां 10 के 10 पॉइंट लिख दिए, है ना, जबकि बाकी सारे क्वेश्चंस में आप नोटिस करते होंगे कि मैं 6-7 पॉइंट से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं. जितना जरूरत उतना ही एक्सप्लेन करता हूं. लेकिन ये चैप्टर में है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग जरूरी नहीं कि वही पूछा जाएगा. कई बार क्या होता है ना कि ये सारे क्वेश्चन जैसे बोल देगा कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. बताओ भाई, कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस. समझाओ कैसे, है ना. तो ये सारे टॉपिक्स के कारण मेरे को सारी चीजों पे आपसे डिस्कशन करना पड़ेगा. पहला पॉइंट देखिए, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग. अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या होता है कि चेक करना कि हमारा काम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो भाई कंट्रोलिंग का रिलेशन हो गया कि नहीं प्लानिंग के साथ. बात समझ में आ रहा है. दूसरा, फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना. तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला मिडिल लेवल को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, मिडिल लेवल वाला बॉटम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है. तो ये इसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, ये इसके परफॉर्मेंस. तो बताओ कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये वर्क हो रहा है कि नहीं, है ना. अगला पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस. अच्छा, एक बार सुपरवाइजर आया और चेक कर लिया कि भाई काम कैसा चल रहा है, बस उसके बाद वो पूरा जिंदगी आएगा ही नहीं क्या चेक करने. करना पड़ेगा भाई. जब तक कंपनी चलेगा ना, जब तक बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्ट करेगा, तब तक कंट्रोलिंग को लेके चलना पड़ेगा, है ना. नेक्स्ट इज एंड एक्टिविटी. एंड एक्टिविटी क्यों बोला जाता है? देखो, हमारा जो मैनेजमेंट फंक्शन शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? प्लानिंग. प्लानिंग से शुरू होता है. देन प्लानिंग, फिर उसके बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग. उसके बाद क्या आता है? स्टाफिंग. देन क्या आता है? डायरेक्टिंग. और जो लास्ट फंक्शन है हमारा, वो क्या है? कंट्रोलिंग. तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन शुरू होता है प्लानिंग के साथ, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड जो लास्ट फंक्शन आता है, लास्ट एक्टिविटी जो करना पड़ता है, वो क्या होता है? कंट्रोलिंग. इसीलिए इसको एंड एक्टिविटी बोला गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू फ्यूचर. अच्छा, रिलेटेड टू फ्यूचर क्यों? अभी ये समझो. कंट्रोलिंग का मतलब क्या कर रहा हूं? मैं चेक कर रहा हूं, है ना. तो चेक मैं क्या करता हूं? जो पास्ट में हो चुका है ना. लेकिन वो कंट्रोलिंग मैं कर क्यों रहा हूं? ताकि मेरे को फ्यूचर में ये सारी गलतियां ना हो. अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा है तो मैं वो गलती ना करूं. इसलिए हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं. और इसीलिए इसको बोला जाता है रिलेटेड टू फ्यूचर. ये फ्यूचर से रिलेटेड है. फ्यूचर में मुझे क्या करना है, वो चीज का ध्यान देता है कंट्रोलिंग. ओके, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. अच्छा, व्हाई कंट्रोलिंग इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी? क्यों इसको कंस्ट्रक्टिव है? एक तो आपने वर्ड सुना होगा डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जो सब कुछ तबाह कर दे, जो बहुत खराब है ना. लेकिन कंट्रोलिंग को क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी मतलब पॉजिटिव चीज है ना. बिजनेस के लिए पॉजिटिव होता है, ये अच्छी चीज है करना, इससे सारा चीज अच्छा होता है. तो भाई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी क्यों बोला जाता है वो समझो. देखो, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करता है? जो भी एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनके परफॉर्मेंस को मेजर करता है
कि भाई जैसा प्लानिंग बनाया हमने वैसा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो वैसा करना शुरू करो। ये डेविएशंस पता करता है, गलतियां पता करता है, और गलती को जानकर फ्यूचर में वो मिस्टेक ना हो वो चीज का ध्यान रखता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो होता है वो बिजनेस के अंदर ही किया जाता है, वो बाहर के फैक्टर्स के साथ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको इंटरनल प्रोसेस बोला जाता है। कंट्रोलिंग एक्टिविटी जो मैनेजमेंट करता है वो मैनेजमेंट अपने इंडस्ट्रीज में चेंजेस करता है ना, गलतियां को ढूंढ के इंडस्ट्री के अंदर चेंज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल। बाहर के प्रोसेस पे, बाहर की चीजों पे तुम्हारा कोई हक है। अभी मान लो गवर्नमेंट जीएसटी लाई तो तुम क्या बोलोगे, सरकार को जीएसटी मत लाओ, लाना पड़ेगा, तुमको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा अपनी चीजों में, है ना। नेक्स्ट इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब होता है जो सिचुएशन के साथ चेंज होता है ना। तो कंट्रोलिंग को क्या करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लानिंग में चेंज आता है। अभी देखो पूरी तरीके से अगर मैं बताऊं तो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड था कि नहीं कंट्रोलिंग, है ना। और प्लान किसको देख के बनाया जाता है भाई, फ्यूचर को देख के। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर का तो फ्यूचर तो अनसर्टेन है। मान लो मैंने प्लान बनाया कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर ये सारे क्लासेस का यूट्यूब पे बैंक पीओ का वीडियो चालू कर दूंगा, है ना। मैंने बैंकिंग के एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, मैंने प्लान बना लिया। ये क्या है मेरा प्लान। अब उसी बेस पे मैं अगले साल बैठ गया कंट्रोलिंग करने, लेकिन अगले साल कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण मैं नहीं कर पाया और जेन्युइन कंडीशन है, तो बताओ प्लान के साथ कंट्रोल को भी चेंज होना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो कंट्रोलिंग जो होता है वो प्लान के ऊपर बेस्ड रहता है, प्लान के अकॉर्डिंग ही बनता है, और प्लानिंग में चेंजेस आ सकता है फ्यूचर में, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको, डायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज पर्सन ओरिएंटेड। पर्सन ओरिएंटेड कंट्रोलिंग क्यों है भाई, तो कंट्रोलिंग देखो, ये मैनेजर है, ये वर्कर्स है। कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, मैनेजर करता है, किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो कर रहा है वो भी एक पर्सन है, कंट्रोलिंग जिस पे किया जा रहा है वो भी एक पर्सन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन ओरिएंटेड, लोगों से जुड़ा हुआ चीज है। नेक्स्ट इज कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कंट्रोलिंग दोनों तरीके से किया जा सकता है, फॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है, इनफॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे मैं गाइड कर रहा हूं, मैं इनको डांट रहा हूं कि भाई क्यों कमी आ रहा है, कैसे कमी आ रहा है, तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है भाई। एक तो होता है फॉर्मल तरीके से, एक होता है इनफॉर्मल तरीके से। मतलब कंट्रोलिंग में दोनों तरीके से कर सकता हूं। अगर मेरे को मेजर करना है, परफॉर्मेंस चेक करना है चीजों को, तो मेरे पास दोनों रास्ते हैं। फॉर्मल तरीके का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल के, इनफॉर्मल का मतलब होता है थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रख के। दोनों तरीके से किया जा सकता है। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना। आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस का। इंपॉर्टेंस में आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं यहां सिर्फ 7 पॉइंट लिखा हूं और ये 7 पॉइंट इनफ है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स का वो सारा पॉइंट पढ़ के जाना, हाँ जो भी इंपॉर्टेंट है छोड़ना नहीं। हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, गोल को अचीव करना। अच्छा कंट्रोलिंग करेंगे तो हम गलतियों को सुधारेंगे, तो भाई वो हमको गोल को अचीव करने के लिए, जैसे मैं देख रहा हूं कि ये मेरा पढ़ने का टाइम था लेकिन मैं मोबाइल लेके बैठा हूं, कंट्रोलिंग किया तो देखा अरे मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ में तो अभी पढ़ाई होना चाहिए, है ना, मोबाइल में पढ़ना है मुझे। तो ये आपको क्या करता है ना, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज, आपके जो अननेसेसरी एक्टिविटीज बिजनेस में होते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजों पे कंट्रोल लगता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। आप चीजों को कंट्रोल करते हो, सेल्स पे कंट्रोल करोगे, है ना, फिर प्रोडक्शन पे कंट्रोल करोगे, ये सारी चीजों पे आप ध्यान दोगे कि कितना क्या चीज होना चाहिए गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव। कंट्रोलिंग ये बनाया क्यों हमने, प्लानिंग को सही तरीके से चलाने के लिए, है ना। तो ये हमारे प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है, प्लानिंग को सही साबित होने में हेल्प करता है कि हाँ भाई हमने प्लान बनाया तो कंट्रोलिंग उस तरीके से बार बार बोलेगा कि प्लान बनाया था वैसा काम हो रहा है, प्लान बनाया था वैसा काम हो रहा है ना। तो ये प्लान को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को इवेल्युएट करता है, चेक करता है ना, उसको चेक करता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं। रिमूव्स डेविएशंस, अगर कुछ डिफरेंस पता चलता है, जैसे हमने 100 यूनिट का डेली टारगेट लिया, 80 हो रहा है, तो भाई क्यों 80 हो रहा है ना। हमने टारगेट लिया कि 2 चैप्टर का रिवीजन फटाफट करना है, एक ही चैप्टर का हुआ,
क्यों एक ही चैप्टर का हुआ, है ना। तो कंट्रोलिंग हमको क्या हेल्प करता है, डेविएशन पता करने में और उसको रिमूव करने में। इसके साथ एक और भी पॉइंट लिख सकते हो, फाइंड आउट एरर्स, है ना, एरर्स को फाइंड करने में हेल्प करता है हमको। देन इसके बाद लिख सकते हो रिमूव्स डेविएशंस, डिफरेंसेस जो आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हटाने में हेल्प करता है हमको। हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, देखो ये मैनेजर है, ये आया कंट्रोलिंग प्रोसेस करने, तो इसको क्या इंपॉर्टेंस होता है भाई, इसको क्या फायदा दिखता है कि कंट्रोलिंग करता है ना, तो इसको पता चल जाता है कि कौन से वर्कर को किस तरीके से गाइड करना है ना। कंट्रोलिंग करने से इसको पता चल जाता है कि भाई वर्कर क्या काम नहीं कर रहे हैं, क्या चेंजेस आना चाहिए, तो डायरेक्शन देने में इजी होता है। बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नापना, है ना, कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो चीज भी जानने में हेल्प करता है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 7 पॉइंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद जितने भी टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन आएगा, उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक दूंगा जिसको आपको यूज करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान देते चलना। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है, देखो ये चारों में से है ना कोई एक पॉइंट पूछ लिया जाता है ना, कि भाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, वो समझाओ, या तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज समझाओ। ये तो कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ लिया जाएगा तो कैसे छोड़ोगे भाई। प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबका मैंने आपको की पॉइंट दिया, ये 3 चीज तो आसान बन जाएगा आपका इसके थ्रू जो मैंने अवेलेबल कराया। ठीक है, चलिए मैं पहले समझ लेता हूं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग को दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन क्यों बोला जाता है भाई, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट ही तभी करता है जब क्या रहता है, प्लानिंग रहता है, सक्सेस ऑफ प्लान। और जब मैं बात करूं कि प्लान को का जो सक्सेस होने का चांस होता है, मतलब सक्सेस होने पे किसका सबसे बड़ा रोल रहता है, कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। कंट्रोलिंग ही बताता है भाई कि क्या गलतियां हो रही है, उसको सुधारते हैं हम, तो ही प्लान सक्सेस होता है। ठीक है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वेयर देयर इज नो प्लानिंग देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। जहां प्लान नहीं है वहां पे कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है ना। तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, कंट्रोलिंग का मीनिंग याद कर लीजिएगा, प्लानिंग का मीनिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन क्यों है पता चल गया। बिना प्लानिंग के कंट्रोल रह नहीं सकता, मतलब प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का कोई जरूरत नहीं है। वेयर देयर इज नो प्लानिंग देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग, है ना। इसलिए इसको टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोला जाता है। ये एग्जिस्ट ही तभी करता है जब कौन आता है, प्लानिंग आता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। यहां पे दोनों में रिलेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। अभी देखो कंट्रोलिंग का काम क्या है भाई, कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना प्लान के हिसाब से वर्क जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। जैसे मैं प्लान बना लिया और प्लान बनाने के लिए मेरे को 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स को बेस बना के हम प्लान बनाते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग करके हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन कर पाते हैं हमारे एक्टिविटीज को। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भाई ये सारे फैक्टर्स में बदलाव आ रहे हैं, और ये सारे फैक्टर्स में बदलाव आता है तो कंट्रोलिंग खुद ही बोलता है मैं डायनामिक प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग क्या हो जाता है, उसमें ढल जाता है, वैसा डिसीजन लेना शुरू कर देता है ना। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, आई होप पॉइंट क्लियर है। कंट्रोलिंग बोलता है कि भाई अभी हमको कुछ चेंजेस की जरूरत है, डेविएशंस मिला, उसको ढूंढो, उस पे काम करो, है ना। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, जो भी चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग हमको कंट्रोलिंग हेल्प करता है डिसीजन लेने में। आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। प्री कंडीशन का मतलब क्या, पहले प्लानिंग पहला कंडीशन है कंट्रोलिंग होने का। हमको पता है भाई कंट्रोलिंग तभी होगा जब कौन होगा, प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं होगा। तो फिर वही पॉइंट, यही सारे पॉइंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। सक्सेस ऑफ प्लान डिपेंड, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वेयर देयर इज नो प्लानिंग देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। पहले आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो कि प्लानिंग मींस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू।
एंड हु इज गोइंग टू डू द वर्क। ये है हमारा प्लानिंग। अब प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है वो कौन देखेगा? कंट्रोलिंग। इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। अच्छा, फादर क्यों बोला? यही पॉइंट, कंट्रोलिंग क्यों आया? अब समझो ना, फादर ऑफ कंट्रोलिंग क्यों बोला गया? अभी मान लो यहां पे मैं प्लानिंग नहीं बना रहा हूं, है ना, तो क्या यहां कंट्रोलिंग की जरूरत थी? क्या नहीं जरूरत थी। तो कंट्रोलिंग एग्जिस्ट ही तभी करता है जब कौन आता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग को हटा दो तो कंट्रोलिंग भी नहीं रहेगा। बात समझ में आया? तो प्लानिंग फादर ऑफ कंट्रोलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंट्रोलिंग का आने का वजह ही कौन रहता है? प्लानिंग। कंट्रोलिंग वही तभी जरूरत पड़ेगा जब हमने क्या बनाया होगा? प्लानिंग बनाया होगा। इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप कि आपको रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके बच्चों, बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, जहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। मतलब ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस हम क्या क्या फेस करते हैं, क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे करते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, आप कैसे आपका रिजल्ट एनालाइज करते हो, कैसे आप कंट्रोलिंग प्रोसेस करते हो, है ना। देखो ध्यान से समझना, आपका 9th का रिजल्ट आया, ठीक है, 9th या 11th का रिजल्ट आया या 12th का रिजल्ट आया, ठीक है। अभी तो ऐसा तो नहीं कि आपका पढ़ाई पूरा बंद हो जाएगा। तो कैसा कि आपके हाथ में रिजल्ट आया, आप क्या करते हो पता है? आप सोचते हो कि यार मेरा तो टारगेट 80% था, 90% था, ये तो 60% ही आया या 70% ही आया। तो आपको कंट्रोलिंग करने के लिए पहले एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है कि नहीं, है ना। एक लेवल की जरूरत पड़ती है, जो पहले कंपनी क्या करती है, कंट्रोलिंग प्रोसेस का शुरुआत कहां से होता है? पहले एक स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, एक गोल डिसाइड करती है, एक लेवल डिसाइड करती है, एक ऑब्जेक्टिव रखती है ना, कि भाई मुझे इतना परसेंटेज लाना है, बात खत्म। ये कौन सा प्रोसेस? सबसे पहला प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का, सेटिंग स्टैंडर्ड, है ना। वो किसी भी चीज, आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो मार्क्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कंपनी क्या करती है ना, प्रोडक्शन का टारगेट लेती है या सेल का टारगेट लेती है, वो सेटिंग स्टैंडर्ड, पहला वो क्या करते हैं? सेटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है सर? गैदरिंग इंफॉर्मेशन। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, जैसे जो भी आपका परसेंटेज आया उसका आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। एक्चुअल परफॉर्मेंस का इंफॉर्मेशन गैदर करती है कंपनी, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है भाई, रिपोर्ट के थ्रू, रिटर्न के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ कितना, उस रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उसके बाद बोला गया मेजर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करती है कि हाँ भाई कैसा सही तरीके से हुआ है, नहीं हुआ है। अभी तक सेट स्टैंडर्ड को भूल जाओ, पहला पॉइंट क्या था? तुमने स्टैंडर्ड बना लिया। ये जो 2 पॉइंट है, पहले पूरा इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया, फिर वो उसको आप क्या करते हो? मेजर करते हो, है ना। मेजर करने के बाद आप उसको एक साइड रखोगे, ये देखो जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको एक साइड रखोगे, एंड क्या करोगे? जो तुम्हारा सेट स्टैंडर्ड था उसको एक साइड रखोगे और इसको क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस तुम्हारा क्या था और स्टैंडर्ड तुमने क्या डिसाइड किया था, वो दोनों को क्या करोगे? तुम कंपेयर करोगे। और वो कंपेयर करने के बाद आपका जो लास्ट पॉइंट आता है वो होता है करेक्टिव मेजर। और इसको आईएमपी भी मार्क कर लेना, क्योंकि करेक्टिव मेजर्स का ना कई बार अकेला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो ये दिमाग में होना चाहिए, करेक्टिव मेजर्स को एक्सप्लेन कैसे करना है ना। करेक्टिव मेजर क्या है भाई? करेक्टिव मेजर में 3 पार्ट दिख रहा होगा आपको। पहला कंडीशन क्या दिख रहा है? नो चेंज इन द कंडीशन। मान के चलिए मैंने 90% का टारगेट लिया, है ना, 90% का टारगेट लिया था, लेकिन मेरा 88% आया, 86% आया, तो बोलूंगा ठीक है भाई, नो चेंज इन द कंडीशन, जैसा लाइफ चल रहा है चलने देते हैं, है ना, जैसा काम चल रहा है वैसा चलने देते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जा रहा है। दूसरा क्या होता है भाई? चेंज इन कंडीशन टू रिमूव डेविएशंस। अभी कैसा हो गया? मैंने 90% का टारगेट लिया और मेरा 60% आया, है ना। कंपनी ने जो टारगेट लिया उससे बहुत बड़ा डेविएशन देखने को मिला, बहुत बड़ा गैप देखने को मिला, है ना, कि भाई हमारा टारगेट ये था। तो अब क्या है, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि कंडीशन में बदलाव करना पड़ेगा। भाई मेरे से गलती हो रहा था, शायद मैं ये टाइम शाम को मैं घूम रहा था, खेल रहा था, इसलिए मेरे बोर्ड में कम मार्क्स आए,
मैं टाइम नहीं दे पाया, टाइम नहीं दिया मेरे एग्जाम में, तो आपका टारगेट से जब बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है तब आप क्या करते हो, कंडीशन में चेंज करते हो, आपके काम करने के तरीके में चेंज करते हो टू रिमूव डेविएशन, ताकि उसमें जो कमियां हैं वो खत्म किया जा सके, डेविएशन डिफरेंस को हटाया जा सके। थर्ड पॉइंट इज सबसे अटपटा पॉइंट है, चेंज इन कंडीशन एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टैंडर्ड। ये कब किया जाता है पता है, कि भाई कंडीशन बदल दो और साथ में नया स्टैंडर्ड लगाओ, ये स्टैंडर्ड नहीं दूसरा स्टैंडर्ड। ये कब करते हैं पता है, 4-5 साल से मैं प्लान लेके चल रहा हूं 90%, कभी 48% आ रहा है, कभी 45% आ रहा है, कभी 40, भाई यहाँ 50 नहीं पार हो रहा है और तुम टारगेट कहां कल बना के रखे हो 90% का। तो जब कंटिन्यूअसली कंपनी कभी अपने ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यूअसली नहीं अचीव कर पाती है, मतलब अपने स्टैंडर्ड को नहीं अचीव कर पाती है, तो क्या करती है ना, वो अपना स्टैंडर्ड ही चेंज कर देता है, बोलता है भाई मेरे को लिमिट ही चेंज करना है, मेरे को 70% का टारगेट चाहिए अब, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। आई होप कि ये चैप्टर मैंने वन शॉट रिवीजन के थ्रू जो आपको समझाया वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आपके रिव्यू वीडियोस में जरूर अवेलेबल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो, सब समझ के जाओ, सुन के जाओ और वहां एग्जाम में अच्छी तरीके से लिखो। ठीक है, ओन वर्ड यूज करो यार, मजा आ जाएगा एग्जामिनेशन में।